गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बैलेंस शीट में किस तरह से शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करते हैं वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और शेयर कैपिटल हो या डिबेंचर्स हो, बैलेंस शीट में किस तरह से प्रेजेंटेशन होगा, इसको सीखने से पहले हमको कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट सीखना होगा। हम लोग ने पार्टनरशिप में बैलेंस शीट बनाना सीखा है। लास्ट ईयर भी हमने फाइनल अकाउंट्स चैप्टर किया था। तो लास्ट ईयर सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट्स हमने तैयार किया, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और अभी हमने जब क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट किया तो उसमें पार्टनरशिप अकाउंट्स हमने सीखा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, और एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सभी केसेस में बैलेंस शीट कैसे बनती है। तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट हमने सीखा है वो कुछ इस तरह का था। लेफ्ट हैंड पे लाइबिलिटीज़ और राइट हैंड पे असेट्स। इस तरह के फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ये हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है। हॉरिजॉन्टल क्यों है? बिकॉज ये लेफ़्ट टू राइट चलता है, तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे लाइबिलिटी और राइट हैंड पे असेट। तो इस तरह से ये फॉर्मेट चल रहा है हमारा, लेफ़्ट टू राइट। लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइजेज कंपनीज असेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। तो लास्ट ईयर हमने एक चैप्टर पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन, और इक्वेशन होती हमारी असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी बिल्कुल इसी फॉर्मेट में तैयार होती है। असेट्स एक तरफ होंगे और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल एक तरफ होगी। कैपिटल को ही हम इक्विटी बोलते हैं। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी एक साथ हो गया और असेट्स हमारे एक साथ हो गए। और कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है वो वर्टिकल फॉर्मेट में तैयार की जाती है। वर्टिकल फॉर्मेट भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है, पर जब से हमारा नया कंपनीज एक्ट आया है 2013, तब से हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट एबॉलिश कर दिया गया है। अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फॉर्मेट में। तो जो कंपनी की बैलेंस शीट हम लोग सीखेंगे वो फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट होगा। उस फॉर्मेट में कुछ सेलेक्टेड हेडिंग्स होंगी, उन हेडिंग्स को हम लोग चेंज भी नहीं कर सकते। दैट मीन्स जो प्रेस्क्राइब्ड ऑर्डर है वो भी चेंज नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी इज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द सेम प्रिंसिपल्स एज आर फॉलोड इन द प्रेजेंटेशन ऑफ अ बैलेंस शीट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वही हैं, अकाउंटिंग रूल्स किसी के लिए चेंज नहीं हुए हैं, पर प्रेजेंटेशन का जो मेथड है वो ज़रूर डिफर करेगा। हाउ एवर इट डिफर्स फ्रॉम देम इन प्रेजेंटेशन, साफ साफ लिखा हुआ है। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हम कैसे बनाएंगे? द फॉर्मेट इज गिवन इन पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो ये याद रखना है आपको, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। कंपनी की जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो कहाँ दिया है? कंपनीज एक्ट 2013 में दिया है, 3rd शेड्यूल में दिया है, 1st पार्ट में दिया हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमको बैलेंस शीट तैयार करनी होगी। किसी भी तरह का कोई भी चेंज हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहाँ दिया हुआ है, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। तो सबसे ऊपर कंपनी का नाम, बैलेंस शीट एज एट ही लिखेंगे, एज ऑन नहीं लिखेंगे। तो बैलेंस शीट एज एट, पहला पर्टिकुलर्स कॉलम, फिर नोट नंबर कॉलम, फिर करंट ईयर की फिगर्स और प्रीवियस ईयर की फिगर्स। तो प्रीवियस ईयर की फिगर आपको नहीं दी रहेंगी, आपको सिर्फ करंट ईयर की फिगर्स ही दी रहेंगी। तो ये है बैलेंस शीट के जो कॉलम्स बनेंगे, 3 कॉलम्स बनेंगे। और ये देखिए ये वर्टिकल फॉर्मेट। वर्टिकल मीन्स इट इज़ रनिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऊपर लाइबिलिटी साइड है, ये देखिए इक्विटी एंड लाइबिलिटी, उसके बाद सारी लाइबिलिटीज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। फिर आगे चल के लाइबिलिटीज़ का टोटल हो गया है, ये लाइबिलिटीज़ का टोटल आ गया, और फिर ये सेकंड पार्ट आ गया असेट। तो ऊपर लाइबिलिटी है, नीचे असेट है, ये वर्टिकल फॉर्मेट है, ऊपर से नीचे की तरफ ये चल रहा है। और पहले जो हमने फॉर्मेट सीखा हुआ है वो लेफ़्ट टू राइट चलता है, लेफ्ट हैंड पे लाइबिलिटी, राइट हैंड पे असेट्स। लेकिन ये ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज और नीचे असेट्स। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या हेडिंग्स हैं। बैलेंस शीट का जो लाइबिलिटी साइड है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, सेकेंड हेडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, 3rd हेडिंग नॉन करंट लाइबिलिटी और 4th हेडिंग करंट लाइबिलिटी। 4 हेडिंग्स हो गई। कुछ ऐसी हेडिंग्स हैं जो आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, जैसे कि सेकेंड हेडिंग। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि ये बैलेंस शीट में कहाँ पे आती है, बाकी इसके बारे में आपसे डिटेल्स नहीं पूछे जाएंगे।
तो वो भी मैं टाइम टू टाइम बताता रहूँगा कि ऐसी कौन सी हेडिंग्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड की बात करते हैं। शेयर होल्डर्स फंड जो हेडिंग है हमारी, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। SRM शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे। S फॉर शेयर कैपिटल, R फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड M फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो ये M आपसे नहीं पूछा जाएगा, SR हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड हेडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये आपको सिर्फ याद रखना है। थर्ड हेडिंग हो गई हमारी नॉन करेंट लाइबिलिटी, इसके 4 पार्ट्स हो गए। LDOL, L फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, D फॉर डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। O फॉर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड L फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ये D आपसे नहीं पूछा जाएगा और मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो 2 L हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, L फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड L फॉर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उसके बाद करंट लाइबिलिटी पे आते हैं। 4 पार्ट्स हैं इसके, स्टॉस, STOS, चारों इंपॉर्टेंट हैं। S फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग था, देखिए यहाँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग था तो यहाँ शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गया। उसके बाद डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी मैंने बताया, ये पूछा नहीं जाएगा आपसे। फिर ट्रेड पेबल्स, ये तो स्पेशली करंट लाइबिलिटी का ही आइटम है। फिर अदर करंट लाइबिलिटी, ऊपर था अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, ऊपर था लॉन्ग टर्म प्रोविजन, यहाँ हो गया शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो 4 पार्ट हो गए STOS, स्टॉस। तो पहले SRM, फिर LDOL और फिर STOS। तो इसको इस तरह से आप याद रखेंगे तो सीक्वेंस भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते। STOS अगर है तो आपको ऐसे ही लिखना है, SOTS नहीं कर सकते आप। तो सीक्वेंस बिल्कुल याद रखनी है, इसीलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म भी बता दिए हैं। तो इस तरह से हमारा लाइबिलिटी साइड कंप्लीट होता है। फिर हम असेट साइड आ जाते हैं। असेट साइड देखिए, 2 मेन हेडिंग है हमारी, पहला नॉन करेंट असेट और दूसरा करेंट असेट। तो 2 मेन हेडिंग हो गई। सबसे पहले नॉन करेंट असेट की बात करते हैं। इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, FNDLO, जिसमें से F के 4 पार्ट हैं, तो F की पावर 4 हो गया। सबसे पहले F फॉर फिक्स्ड असेट्स, इसके 4 पार्ट्स, टैंजिबल और इनटैंजिबल। थर्ड है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और फोर्थ है इनटैंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, जिसमें से कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इनटैंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट आपसे मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पूछा जाएगा। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि ये हेडिंग पूछी नहीं जाएंगी, पर ये ज़्यादा नहीं पूछी जाएंगी आपसे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि अगर कोई टैंजिबल असेट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उसको आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में लिखेंगे जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक उसी तरह से अगर कोई इनटैंजिबल असेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब हो सकता है उसका डेवलपमेंट हो रहा है, कोई सॉफ्टवेयर है उसको डेवलप किया जा रहा है, कोई जैसे वैक्सीन आजकल बन रही है, तो कोई वैक्सीन है जिसको भी डेवलप किया जा रहा है, उसकी जो प्रोसेस है, उसका जो नॉलेज है, उसका जो फॉर्मूला है, तो वो एक इनटैंजिबल असेट है, लेकिन अभी फुल्ली कंप्लीट नहीं है, तो उसको हम लिख सकते हैं इनटैंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट में। तो फिक्स्ड असेट के 4 पार्ट हमारे हो गए, दैट मीन्स F फॉर फिक्स्ड असेट और उसके 4 पार्ट। फिर आते हैं N पे। N स्टैंड्स फॉर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स विच हैव बीन मेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स। फिर D फॉर डिफर्ड टैक्स असेट, यह आपसे नहीं पूछा जाएगा। L फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मतलब कंपनी ने अगर किसी को लोन दिया है या किसी कहीं पे एडवांस डिपॉजिट किया है फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 12 मंथ्स, तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस में आएगा। और अदर नॉन करेंट असेट्स, तो FNDLO 5 पार्ट हो गए नॉन करेंट असेट के। नॉन करेंट असेट के बाद हम आते हैं करेंट असेट पे। करेंट असेट के 6 पार्ट हैं, CIT CSO, सभी इंपॉर्टेंट हैं। ऊपर हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट था, अब हमारा करेंट इन्वेस्टमेंट आ गया। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब हो गया डेटर्स प्लस BR, दोनों आ गए इसमें। डेटर और BR को अगर आप ऐड करते हैं तो वो ट्रेड रिसीवेबल हो जाता है। फिर आते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फिर ऊपर था लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यहाँ हो गया शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ऊपर था अदर नॉन करेंट असेट, यहाँ आ गया अदर करेंट असेट।
तो ये बैलेंस शीट का हमारा वर्टिकल फॉर्मेट है। तो नॉन करेंट असेट में 5 पार्ट और करेंट असेट में 6 पार्ट। तो इस तरह से लाइबिलिटी साइड ऊपर रहेगा, नीचे साइड असेट्स रहेंगे हमारे, और कोई भी जो सीक्वेंस है उसको आप चेंज नहीं करेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म से याद करना इजी होगा और सीक्वेंस भी हमें याद हो जाएगी। तो बैलेंस शीट का जो कंप्लीट फॉर्मेट है वो तो हम लोग जब चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, तब हम डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे ये जो शेयर कैपिटल हमारा फर्स्ट पार्ट है, इस पे हमारा फोकस रहेगा कि शेयर कैपिटल में हमें क्या लिखना है। अब देखिए, बैलेंस शीट में आप कोई भी एक्स्ट्रा हेडिंग ऐड नहीं कर सकते। तो शेयर कैपिटल कोई एक सिंपल अमाउंट तो है नहीं कि आपने सीधे सीधे लिख दिया। इसके अंडर में जितने भी कैलकुलेशंस होंगे वो आपको नोट्स टू अकाउंट में लिखने होंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें यहाँ लिखी हैं, अगर इसमें कोई कैलकुलेशन है, जैसे टेंजिबल असेट्स हैं, तो बहुत सारे टेंजिबल असेट होते हैं बिजनेस में, तो आप एक वर्किंग नोट टाइप का बनाएंगे, वहाँ पे सारे टेंजिबल असेट्स को ऐड करेंगे और उसका जो टोटल आएगा वो यहाँ पे आप सामने लिख देंगे। और ये जो नोट नंबर कॉलम है, इसमें आप नोट नंबर लिखेंगे। दैट मीन्स अगर आपने वर्किंग नोट नंबर्स फॉर एग्जांपल 5 बनाया है, तो वर्किंग नोट नंबर 5 पे आपने टेंजिबल असेट को एक्सप्लेन किया है, तो आपने टेंजिबल असेट के आगे 5 लिख दिया। तो 5 स्टैंड्स फॉर वर्किंग नोट नंबर 5। तो नोट नंबर 5 पे जाके हमको टेंजिबल असेट का पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो इस तरह से नोट नंबर कॉलम में हम लोग किसी भी आइटम का अगर आपने नोट बनाया है तो उसका नंबर यहाँ पे डालते हैं। तो शेयर कैपिटल की बात अभी हम लोग कर रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन अ कंपनीज बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल इज शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट एज फॉलोज। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आप बनाएंगे ही, ऊपर आपने लिख दिया बैलेंस शीट ऑफ सो एंड सो कंपनी, एंड दिस इज जस्ट एन एक्सट्रैक्ट बिकॉज वी डोंट हैव टू प्रिपेयर द फुल बैलेंस शीट राइट नाउ। तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कहाँ आता है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड होता है सबसे पहली बात। फिर पहली हेडिंग कौन सी है? शेयर होल्डर फंड, और उसके अंडर में 3 हेडिंग होती हैं, SRM। S स्टैंड्स फॉर शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के आगे आपने नोट नंबर 1 लिख दिया, और उसके बाद आपने जब बैलेंस शीट पूरी बनती है उसके बाद नोट्स टू अकाउंट हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। और फर्स्ट नोट हमने किसका बनाया है? शेयर कैपिटल का। तो शेयर कैपिटल के आगे जो भी आप अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, किसी को भी इस अमाउंट का अगर एक्सप्लेनेशन चेक करना है या डिटेल चेक करना है तो वो नोट नंबर 1 को चेक कर सकता है। तो नोट नंबर 1 पे जैसे ही हम आते हैं हमको शेयर कैपिटल की पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाती है। ये देखिए, मैंने बताया भी था कि सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है, फिर इशूड होती है, फिर सब्सक्राइब्ड होती है। सब्सक्राइब्ड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो इसी तरह से बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमारा पूरा कंप्लीट होगा। और जो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल होगी, उसी में हम कॉल्स इन एरियर्स को माइनस करेंगे, और शेयर फॉर फीचर अकाउंट जो हम लोग शेयर्स फॉरफीट करते थे, तो उसमें अगर कुछ बैलेंस बचता है तो उसको यहीं पे ऐड भी किया जाता है। तो जब हम लोग इलस्ट्रेशन को ही देखेंगे तब ये आपको डिटेल क्लियर हो जाएगा। अभी आपको नोट का फॉर्मेट पता होना चाहिए कि नोट जो हम बनाएंगे उसका फॉर्मेट क्या होगा। तो ये फॉर्मेट होगा उसका, सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल लिखा जाएगा, फिर इशूड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड के 2 पार्ट, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल में ही आप कौन से ट्रीटमेंट करेंगे? कॉल्स इन एरियर का भी ट्रीटमेंट यही होगा, और शेयर फॉर फीचर अकाउंट में अगर बैलेंस बचा हुआ है तो वो भी आप यहीं पे ऐड करेंगे। तो इस तरह से, और इसका जो टोटल आएगा, फाइनल टोटल जो आएगा, उसको आप ऊपर बैलेंस शीट में यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में जो अमाउंट आएगा वो इसी नोट से आएगा। तो इस नोट को पहले आप कंप्लीट करेंगे और इसका जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। और आगे हमने नोट नंबर 1 लिखा हुआ है, तो नोट नंबर 1 पे आके इसकी डिटेल चेक की जा सकती है। तो ये हो गया फॉर्मेट हमारा शेयर कैपिटल का कि किस तरह से बैलेंस शीट में इसको प्रेजेंट किया जाएगा। अब जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 2 में हम लोग देख लेते हैं। मॉर्निंग स्टोर्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 50 लाख, 50 लाख रुपए की कैपिटल है, डिवाइडेड इंटू 4 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो 2 तरह के शेयर्स हैं हमारे पास, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो ऑथराइज्ड कैपिटल अगर आपको दी है तो आप लिखेंगे, नहीं दी है तो सिर्फ हेडिंग डाल के उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, पर हेडिंग डालना कंपलसरी है। तो क्वेश्चन कह रहा है शो शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट। तो यहाँ पे आपने लिखा मॉर्निंग स्टोर्स लिमिटेड बैलेंस शीट, हेडिंग डाल दी हमने इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, और आगे हमने नोट नंबर 1 डाल दिया।
फिर हमने नोट्स टू अकाउंट बनाया और नंबर 1 पे हमने बना लिया शेयर कैपिटल का नोट। अब शेयर कैपिटल के नोट में सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये देखिए लिखा हुआ है ऑथोराइज्ड कैपिटल। 4 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 40 लाख के हो गए, और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं। एक शेयर 100 रुपये का है तो 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर हो गए। टोटल 50 लाख का ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारा हो गया। इसमें आपको डबल अंडरलाइन कर देना है क्योंकि इस अमाउंट को हम फर्दर कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ऑथोराइज्ड अलग है, इशूड अलग है। अब हम इशूड देख लेते हैं कितने शेयर्स हुए हैं। द कंपनी ऑफर्ड 275 इक्विटी शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स पूरे इशू कर दिए गए हैं पर इक्विटी सिर्फ 275। तो आप इशूड कैपिटल में देखिए लिखा हुआ है इशूड में 275 इक्विटी शेयर्स हैं और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं। इसका मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल लिया, 37,50,000 आ गया। इसको आपने डबल अंडरलाइन कर दिया क्योंकि सब्सक्राइब्ड कैपिटल अलग है। इशू हमने ज़्यादा किए थे पर सब्सक्राइब्ड हो सकता है पूरे ना हुए हों, तो वो क्वेश्चन आपको बता देगा। ये देखिए एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 2,50,000 इक्विटी शेयर्स एंड 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स। तो 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स हमारे सब्सक्राइब हो गए और 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, जिसमें से आगे लिखा हुआ है द डायरेक्टर्स हैड कॉल्ड 10 ऑन इक्विटी शेयर्स एंड 80 ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स पे तो पूरा पैसा मांगा जा चुका है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स पे अभी तक सिर्फ 80 रुपये ही मांगा गया। तो प्रेफरेंस शेयर्स हमारे फुल्ली कॉल्ड अप में नहीं आ सकते। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप जो होता है उसमें अब ये नहीं आ सकते, ये आएंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में। ये देखिए अब हम आते हैं सब्सक्राइब्ड पे। तो सब्सक्राइब्ड के 2 पार्ट हो गए, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो इक्विटी शेयर सब्सक्राइब कितने हुए थे? 2.5 लाख। 2.5 लाख शेयर्स से पूरा 10 रुपये मांगा जा चुका है, तो 25 लाख हो गया फुल्ली पेड अप में। लेकिन बट नॉट फुल्ली पेड अप में कौन से आएंगे शेयर्स? बट नॉट फुल्ली पेड अप में आएंगे प्रेफरेंस शेयर्स। 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपीज़ ईच के, लेकिन आगे लिखा है ₹80 कॉल्ड अप। तो अभी कंपनी ने ही पूरा पैसा नहीं मांगा, तो ये शेयर्स फुल्ली पेड अप में नहीं जा सकते, इनको हमें नॉट फुल्ली पेड अप में ही रखना पड़ेगा। तो 10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 80 से, 8 लाख आएगा। तो एक्चुअल अमाउंट हमारा आ गया 33 लाख रुपीज़। अब ये 33 लाख ऊपर बैलेंस शीट में देखिए लिखा जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 33 लाख लिख दिया गया। तो 33 लाख निकालने के लिए पहले हमने नोट बनाया, यहाँ नोट नंबर 1 लिखा हुआ है। अब अगर 33 लाख का हमें डिटेल चेक करना है तो हम नोट नंबर 1 पे आएंगे और ये पूरा नोट हमारे सामने प्रेजेंट हो जाएगा, तो इसका पूरा डिटेल हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से सेकंड इलस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट होता है। थर्ड इलस्ट्रेशन में भी इसी तरह से किया गया है। थर्ड इलस्ट्रेशन सभी स्टूडेंट्स एक बार देख लेंगे, यहाँ भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। 20 लाख रुपीज़ ऑथराइज्ड कैपिटल दी है, तो इसको आप ऑथराइज्ड में लिख सकते हैं। तो 2 लाख शेयर्स हैं, 20 लाख डिवाइडेड बाय 10, 2 लाख शेयर्स हैं। 2 लाख में से 1,50,000 शेयर्स इशू किए गए, तो इसको आप इशूड कैपिटल में डाल सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशंस देखिए कितनी आई हैं, एप्लीकेशंस पूरी आई हैं, देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 1,50,000। तो सब्सक्राइब्ड में 1,50,000 आएगा, लेकिन आगे लिखा है ऑल कॉल्स वर मेड एंड अमाउंट वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ ₹2 ऑन 20,000 शेयर्स। तो अगर 1,50,000 शेयर्स हमारे पास हैं, जिसमें से 20,000 शेयर्स ने पूरा पैसा नहीं दिया, तो 20,000 को आप अलग कर लीजिए, इसको आप नॉट फुल्ली पेड अप में रख देंगे और 1,30,000 शेयर्स को हम फुल्ली पेड अप में रख देंगे। तो 1,30,000 शेयर्स ने तो पूरा पैसा दे दिया, दैट मीन्स 10 रुपीज़, तो उन्होंने तो 13 लाख रुपीज़ दिया होगा। लेकिन जो 20,000 शेयर्स हैं उन्होंने 2 रुपये नहीं दिया, तो 20,000 शेयर्स हमें लेना कितना था? 10 रुपीज़, दैट मीन्स 2 लाख रुपीज़, और वो 2 रुपये दे नहीं रहे हैं। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 40,000 रुपये हमको मिलेगा नहीं इनसे, तो ये कॉल्स इन एरियर हो गया, इसको हम माइनस कर देंगे। तो इनसे हमें फाइनली फिर मिला कितना? अगर 2 लाख में से 40,000 आपको नहीं मिलेगा तो 1,60,000 रुपीज़ हमको इनसे मिलेगा। तो 13 लाख यहाँ मिला और 1,60,000 यहाँ मिला, तो 14,60,000 रुपीज़ देखिए हमको रिसीव हुआ। तो ये देखिए यहाँ बैलेंस शीट में लिखा भी हुआ है, शेयर कैपिटल के सामने देखेंगे यहाँ पे शेयर कैपिटल के सामने 14,60,000 रुपीज़ लिखा भी हुआ है।
तो इसी तरह से इसका वर्किंग नोट, इसका जो नोट्स टू अकाउंट बना होगा वो आप देख सकते हैं। नोट्स टू अकाउंट बैलेंस शीट का ही पार्ट होता है, इसको आप रफ वर्किंग नोट की तरह मत समझें। ये बैलेंस शीट का पार्ट है, वर्किंग नोट नहीं है ये नोट्स टू अकाउंट है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नाम देखिए नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है नोट्स टू अकाउंट्स। तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। तो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अच्छे से देख लें, इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 3 आप अपने आप देख लें। इसके बाद और भी इलस्ट्रेशंस मैं आपको बता दूंगा जिसमें शेयर कैपिटल का बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन किया गया है। तो हम लोग और भी इलस्ट्रेशंस आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो आई होप आज इतना सभी को समझ में आ गया होगा, और फ्यूचर जो वीडियोस होंगे उसमें हम लोग और भी कुछ डिफ़िकल्ट इलस्ट्रेशंस देखेंगे और बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन भी सीखेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।